हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने ऑक्साइड्स के बारे में देखा था। ठीक है, ऑक्साइड्स जो थे वो हमने पढ़े थे। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स थे, उनके जो ऑक्साइड्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हैलाइड्स ऑफ G15 एलिमेंट्स। हैलाइड्स का मतलब है कि हैलोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो भी मिलता है वो हैलाइड्स बोले जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो हैलाइड्स हैं वो लिटरली क्या, हमें हैलोजन बोलते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्शन विथ हैलोजन चीज X। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ G15 एलिमेंट्स usually form two types of halides, which is one is EX3 and second is EX5। एक है EX3 जिसे ट्राई हैलाइड्स बोलते हैं, ट्राई हैलाइड्स, और ये जो है वो क्या है, पेंटा हैलाइड्स। दिस वन इज पेंटा हैलाइड्स। ओके, क्लियर दिख रहा है ना अंदर? फोकस का लोचा है। ओके, तो ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स, इतना क्लियर। चलो, अगर यहां पे बिस्मथ की बात करो, यहां पे पहले ये लिख लेता हूं, नाइट्रोजन डोंट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। कभी भी पेंटाहेलाइड्स वो नहीं बनाएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि उसके पास जो है वो डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो वो पेंटाहेलाइड्स कभी नहीं बनाएगा। वेरेज bismuth has little tendency to form pentahalides। बिस्मथ जो है वो क्या होता है कि वो उसकी जो टेंडेंसी है वो बहुत ही कम होती है पेंटाहेलाइड्स को बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे वो क्या होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा ना, इसलिए ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राईहेलाइड्स कैसे बनेंगे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राईहेलाइड्स की बात करते हैं। ट्राईहेलाइड्स विच इज EX3 whereas X is equal to FClBrI। ओके, X जहां पे FClBrI होगा और E क्या होगा, ये होंगे G15 एलिमेंट्स। ठीक है, अभी ज़रूरत तो है नहीं लेकिन अभी बता देता हूं मैं कि ये जो हैलोजन है वो ग्रुप 17 के मेंबर हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP5। मतलब कि एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और G15 एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो इनकी क्या है, NH2NP3। ठीक है, तो ये हाफ फिल्ड है लेकिन ये भी क्या करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको भी। मतलब कि दोनों बोथ हैव हाई रिएक्टिविटी, दोनों की जो रिएक्टिविटी है वो कैसी है, बहुत ही हाई है। क्या है, हाई है। ठीक है, तो कैसे बनेंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, यहाँ पे मैं FClBr
और I लिख लेता हूँ। नाउ फर्स्ट वन इज NF3, ये बनेगा NCl3, ये क्या बनेगा NBr3, दिस इज Ni3, ओके। देन PF3, PCl3, then PBr3, PI3, then ASF3, ASCl3, ASBr3, ASI3, then SBF3, SBCl3, SBBr3, SBI3, and last one BIF3, BICl3, BIBr3, then BII3, ओके। ये सभी जो है वो ट्राई हेलाइड्स ऐसे बनेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कहीं कोई क्वेश्चन हो सकता है। मोस्ट ऑफ ट्राई हेलाइड्स, या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मैनी ऑफ देम लिख लेता हूँ। मैनी ऑफ देम ट्राइहेलाइड्स, ये निकाल देता हूँ, मैनी ऑफ देम लिखा है तो स्टेबल एंड अदर आर, यहाँ पे आर लिख लेना। मैनी ऑफ देम आर स्टेबल एंड अदर आर अनस्टेबल, लेकिन बनते तो है, कई अनस्टेबल है कई स्टेबल है, लेकिन बनते तो है, ठीक है। अब कैसे बनते हैं वो मैं रिएक्शन यहाँ पे दिख लेता हूँ। प्रिपरेशन कैसे होती है जनरल लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा E2 प्लस 3x2 मेक एंड EX2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा 3, ठीक है, ये बनेगा। अगर यहाँ पे मैं एक ले लूँ N2 रिएक्ट्स विथ 3F2 मेक्स 2NF3, ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन happens because of both group elements are reactive, दोनों जो है वो रिएक्टिव एलिमेंट्स है दोनों ग्रुप के, इसी वजह से डायरेक्टली रिएक्शन हो जाएगी, ओके। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ, ओके। जियोमेट्री की बात करें तो अगर मैं ई की बात करूं तो इनके अंदर क्या होता है NH2NP3, मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अभी नाइट्रोजन की बात हो रही है तो d ऑर्बिटल एब्सेंस है, तो क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कहीं कहीं में होता है तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा कंपाउंड पे। तो यहाँ पे क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और कोई X की हेलोजन की बात करो तो यहाँ पे क्या NH2NP5, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही चाहिए। तो ये क्या करेगी 4 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे और p ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन होगा, ये px, ये py और ये pz, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होगी इसकी। इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन दिखाई नहीं देता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे क्या होगा E, ये और ये 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगी, जिसमें एक लोन पेयर वाली होगी, ये लोन पेयर वाली हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ sp4 जो बनेगी वो ये sp3, ये sp3, ये sp3, ये sp3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है वो लोन पेयर ये रही, ठीक है, ये क्या है लोन पेयर, और ये जो है वो क्या होगा
हैलाइड के साथ क्या बनाएगी, रिएक्शन करके कंबाइन होके सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। sp3p, यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये इसके अंदर ही लिख लेता हूँ मैं, sp3p sp3p sp3p, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ऐसा बनेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। शेप बोल दो या जियोमेट्री बोल दो, क्या होगा। अब वैसे तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए लेकिन एक लोन पेयर है, तो यहां पे क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, बिकॉज ऑफ अ लोन पेयर क्या होगा, ये जो है वो बदल जाएगा। अब सीधी सी बात है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस देन 109.5 डिग्री होगा। क्लियर, समझ में आया, क्यों, बिकॉज ऑफ जो रिपल्जन जो लगेगा, ठीक है, यहाँ पे जो रिपल्जन लगेगा, वेस्पर थियरी इसको समझाती है, ठीक है, VSEPR थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी, ठीक है। तो ये क्या होगा, शेप ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो, हो गया, तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ये यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा इसकी ज़रूरत है टेबल की, इसीलिए समझाने के लिए। अब NCERT के अंदर जो है वो बहुत ही कम दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंटेंट दे रहा हूँ, ज़्यादा थोड़ा JEE नीट का बोल दो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बोल दो, इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कंसीडर करो, अभी नाइट्रोजन की बात हो गई, इस लाइन को कंसीडर करो, ठीक है। वैसे तो सभी लाइन की बात कर रहा हूँ लेकिन इस लाइन को कंसीडर करो। बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, PF3। अब जब देखा गया तब PF3 से जो ज़्यादा बॉन्ड एंगल है वो PCl3 का था, उसके बाद था PBr3 का और सबसे ज़्यादा था PI3 का, ठीक है। इसका जो बॉन्ड एंगल था वो अराउंड 96.3 था डिग्री, इसका था 100.4 डिग्री, इसका था 101 डिग्री और 102 डिग्री, ठीक है। ऐसा बॉन्ड एंगल था। इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये क्या बता रहा है कि रो के अंदर जो है वो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्यों, कैसे हो रहा है ये, तो इसका मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अभी फॉस्फोरस जो है इसकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, NH2NP3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो सेम ही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई फंडा नहीं होगा। मतलब कि जो चीज़ चेंज हो रही है उस पर आपको फोकस करना है। तो चेंज हो रही है ये, ठीक है, चेंज क्या हो रहा है ये। अब आपको मालूम है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, इसकी है 4, इसकी है 3.5, इसकी है 3, इसकी 2.8 या समथिंग होगी और 2.1 समथिंग होगी इसकी, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन आप ये देख लेना, ठीक है, चेंज हो सकता है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। मतलब कि आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे देख रहा है ना वीडियो में, हाँ। आप जैसे जैसे जा रहे हो ना नीचे, सॉरी रो के अंदर आगे राइट साइड में, तब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। लेकिन एक और चीज जो है वो मेन फैक्टर है, वो है साइज का, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बोल दो। अब फ्लोरीन से ज्यादा साइज इसकी होगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, आगे जाएगा इसकी साइज ज्यादा होगी, आगे जाके इसकी साइज ज्यादा होगी, तो एटॉमिक रेडियस क्या है, इंक्रीज हो रही है। ये दो फैक्टर है
जो मेन कॉजेज है बॉन्ड एंगल को मतलब कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने के लिए। ठीक है, कैसे? अगर मान लो कि मैं PF3 की बात करूं, ये छोटा सा है, ये तो सेम ही रहेगा, तो फ्लोरीन की साइज भी क्या है, बहुत ही छोटी है। फ्लोरीन की साइज क्या है, छोटी है ऐसे, और P जो है उसकी साइज तो सेम ही होगी, लेकिन आयोडीन की साइज क्या है, बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। आयोडीन की साइज क्या है, बहुत ही बड़ी है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, मैं रीजन लिख रहा हूं इस केस के अंदर, अगर P फ्लोरीन के साथ ऐसे बनाएगा, ठीक है, ये लोन पेयर होगी, ठीक है ना, ट्राई हेलाइड है, और आयोडीन के साथ जो बनाएगा ये रिपल्शन तो लगेगा, और इसके अंदर क्या होगा, एक लोन पेयर तो है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आयोडीन की साइज बहुत ही बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे जो साइज है बहुत ही बड़ी है आयोडीन की, यहाँ पे तो छोटी ही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, आयोडीन की साइज बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो कि यहाँ पे रिपल्शन तो लग रहा है, लेकिन ये बहुत, इन दोनों के बीच जो है वो साइज कम है, तो इन दोनों के, ये जो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे ज़्यादा रिपल्शन नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है, रिपल्शन लगता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर क्योंकि ये इनकी दोनों की साइज ज़्यादा है, तो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, तो ये एंगल जो है वो क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। मतलब कि ये ऐसे ऐसे आप जाओगे तो एंगल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा ऐसे। ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है, मतलब कि ये जो है वो अपने आप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींचेगा। ये बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये शेयरिंग से बनाया हुआ है, तो शेयरिंग, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो 2.1 है, ठीक है ना, 2.1 ही है ना, देख लेना थोड़ा, मुझे इतना याद नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2.1 या 2.3 यहाँ पे कुछ होगा, देख लेता हूँ मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। अच्छा, यहाँ पे जो है वो 2.8 है और ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो जो शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो ऐसा ही रखेगा, वो सेंट्रल एटम के पास ही रहेंगे, लेकिन उनके खुद के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा, वही क्या करेगा, बॉन्ड एंगल क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रीजन, ये समझाने के लिए था, ये निकाल देता हूँ, ड्रॉ करना है तो आप ये कर देना, ये जगह नहीं है तो ये मैं निकाल रहा हूँ, रीजन यहाँ पे लिख रहा हूँ, as we move from left to right, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ऑफ हेलोजेंस, यहां पे क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, एंड डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हेलोजेंस, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड नियर टू सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम तो यही है, कौन, ये फॉस्फोरस, और वो तो छोटा है, बट ड्यू टू repulsion of electron cloud of halogens, अब हेलोजन जो है वो ज्यादा होते जाएंगे, तो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा, द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन, हेलोजन की साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो रिपल्जन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इसीलिए बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, 102 यहां पे। क्लियर, समझ में आ गया इतना? ओके, तो नोट करो, आगे चलते हैं उसके बाद।
चलो हो गया इतना। चलो आगे चलते हैं हम। ये हमने रीजन देख लिया। ओके, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर का मतलब जो है वो क्या है, किसी भी कंपाउंड में पोलैरिटी शो होती है कि नहीं, मतलब कि वो आयनिक बॉन्ड से बना हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि मेटल जो है वो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं और नॉन मेटल जो है वो शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ज़्यादातर मेटल के अंदर पोलैरिटी शो होती है। चैप्टर नंबर 4 जब हमने 11th में पढ़ा हुआ था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तब फजान्स रूल देखा था। मैंने वहाँ पे समझाया था कि कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% कोवेलेंट या 100% पोलर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? 100% कोई भी बॉन्ड जो है वो आयनिक नहीं हो सकता या फिर 100% कोई कोवेलेंट नहीं हो सकता। ठीक है, वो भी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयनिक कैरेक्टर। पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। आयनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मतलब कि कैसे आयनिक कंपाउंड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनने से दो आयंस को एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है जब एक दूसरे के साथ जोड़ता है तब आयनिक कंपाउंड बनता है ना। तो आयनिक कैरेक्टर की मैं बात करूं, एज वी मूव टॉप टू बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? NF3 इज कोवेलेंट कंपाउंड। ये जो है वो क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, सीधी सी बात है। और BiF3 जो है वो क्या है, आयनिक कंपाउंड है। क्यों? अब सीधी सी बात है, ये क्या है, Bi हमने क्या बोला था आगे, ये मेटल था, ये क्या है, इसकी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, इसी वजह से ये आयनिक कंपाउंड होगा। इसीलिए क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे जाओगे आप ऐसे तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, लेकिन मैंने आपको बोला फजान्स रूल के बारे में कि जो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी है जो दोनों शो करते हैं, जिससे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ कौन कौन से, BiCl3, BiBr3, BiI3 और SbF3 are partially ionic and partially, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकते हैं यहाँ पे, कोवेलेंट, मतलब कि दोनों शो करते हैं पार्शियली। मैंने आपको बोला फजान्स रूल के बारे में, कोई भी जो है वो ज़्यादा या कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं हो सकता, या तो फिर उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज के आयनिक कैरेक्टर होगा ही। वैसे ही अगर आयनिक बॉन्ड होगा तो कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, अभी सीधी सी बात है, Bi और मेटल है और Bi क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा। अभी क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, मतलब कि आयनिक कंपाउंड है ये, मान लो कि ये आयनिक कंपाउंड है। अब सीधी सी बात है, अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छी है, ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर क्लोरीन सभी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Bi पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर Bi पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो खुद इलेक्ट्रॉन को वापस से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो थोड़ा खींच के वापस से ले आएगा। इसी वजह से क्या हो रहा है कि शेयरिंग जैसा माहौल बन रहा है। ठीक है, इसीलिए पार्शियली कोवेलेंट होगा, पार्शियली क्या होगा, आयनिक होगा। ठीक है, समझ में आया? अब यहां पे मैं बात करूं NiF3, इट इज स्टेबल। ये क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। यहां पे मैं लिख लेता हूं स्टेबल कंपाउंड। वेरेज NCl3, NBr3 and Ni3 are highly unstable। बनते तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते, लेकिन कैसे हैं, अनस्टेबल है, बिकॉज ऑफ increases of atomic radius and decrease of
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये बहुत ही मतलब कि क्या बोलूँ मैं यहाँ पे बहुत ही मतलब कि कॉम्प्लेक्स चीज़ है। यहाँ पे बस इतना ही आप समझो कि ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ये जो है हाईली अनस्टेबल है। बनते तो है लेकिन हाईली अनस्टेबल है। समझ में आ गया इतना? ओके। सिर्फ इसकी बात करूँ मैं, ये इनकी मैं बात करूँ, ठीक है, भले ही अनस्टेबल हो लेकिन इनकी मैं बात करूँ तो ऑल ट्राईहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन दे हैव लोन पेयर, उनके पास लोन पेयर है तो है एब्सेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इनके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट भी नहीं है क्योंकि डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो कूद के कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। फिर मैं बात करूं लोन पेयर, स्मॉल एटॉमिक साइज क्या है? एटॉमिक साइज भी क्या है? स्मॉल है। तो मैं कह सकता हूं कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर, अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट कर देंगे। क्या कर देंगे? डोनेट कर देंगे। सो यहां पे लिख रहा हूं, नीचे नहीं लिख रहा हूं, दे कैन इजीली डोनेट their lone pair, so they act as Lewis base। अगर आपको मालूम है कि कोई कंपाउंड जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दो, तो वो कैसे, उसको क्या बोला जाता है? लेविस बेस बोला जाता है। ठीक है, तो सभी ट्राईहेलाइड्स जो है वो नाइट्रोजन के, वो कैसे एक्ट करेंगे? एज अ लेविस बेस एक्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना नोट करो। चलो क्लियर है? इतना समझ में आ गया कि नाइट्रोजन के जो भी ये हेलाइड्स हैं, ठीक है, सभी ट्राईहेलाइड्स वो एक्ट कैसे करेंगे? एज अ लेविस बेस करेंगे। ठीक है, चलो अब अगर दूसरों के ट्राईहेलाइड्स की मैं बात करूँ, अभी तो नाइट्रोजन की ही बात की, लेकिन फॉस्फोरस की बात करो, आर्सेनिक की बात करो, स्टीबियम की बात करो या एंटीमनी, दोनों ही सेम ही है। तो एंटीमनी की बात करूं तो उनके जो ट्राईहेलाइड्स हैं वो लेविस बेस की तरह एक्ट नहीं करते हैं। मतलब कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्राईहेलाइड्स ऑफ these एलिमेंट्स एक्ट एज, कैसे करेंगे? लेविस एसिड की तरह करेंगे। कैसे करेंगे? लेविस एसिड की तरह। बिकॉज दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? यहां पे मैंने बिकॉज लिखा है ना। दे हैव डी एम्प्टी डी ऑर्बिटल, उनके पास क्या होता है कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल होती है इनके पास, इसलिए वो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है कि ले लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल पूरी खाली होती है ना, इसलिए वो क्या करेंगे? ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एनपी होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ये एनपी सॉरी NS2 होगा, ये NP और ये ND होगा। ठीक है, तो ये NP6 पूरा भरा होगा, सॉरी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि NS2 NP3 है ना कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन यहाँ पे ND भी होगा एक। तो ये रिपल्जन, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, इसको शील्डिंग इफेक्ट लाएगा, ये सीधा कूद के यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, 4 और 5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, फॉस्फोरस में ज़्यादातर होता है, इनका जो है वो क्या होता है? फिर डिक्रीज होता जाता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ये एक्ट कैसे करेंगे? लेविस बेस की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑर्बिटल खाली है, 1 2 3 4 ऑर्बिटल खाली है डी की, तो वो क्या करेंगे? लोन पेयर एक्सेप्ट करके एक्ट करेंगे एज अ लेविस एसिड की तरह। समझ में आ गया?
ओके, तो इतना नोट डाउन करो। ओके, चलो अब पेंटा हेलाइड्स की बात की जाए। ट्राई हेलाइड्स की बात तो कर ली, पेंटा हेलाइड्स की बात करते हैं कि पेंटा हेलाइड्स जो है वो कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। तो नाइट्रोजन को तो भूल ही जाओ, क्योंकि पेंटा हेलाइड्स में नाइट्रोजन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। एनामलिस प्रॉपर्टी है कि उसके पास जो है वो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो वो अपनी ऑक्टेट कैसे एक्सपांड करेगा। अगर ऑक्टेट ही एक्सपांड नहीं कर सकता तो पेंटा हेलाइड कैसे बनाएगा, क्योंकि पेंटा हेलाइड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना होना चाहिए, +5 होना चाहिए, और वो +5 कभी शो करता ही नहीं है। मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है, 4 है, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, और 3 बॉन्ड जो है वो सिग्मा होते हैं उसके बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक जो होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अपनी लोन पेयर खुद देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, कोई भिखारी आ जाएगा उसको दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, तब जाके वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेंटा हेलाइड लिख लेता हूँ, पेंटा हेलाइड्स। ठीक है, पेंटा हेलाइड्स EX5 टाइप्स के। ठीक है, तो EX5 कब बनाएंगे, जब प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, +5 होना चाहिए। और +5 कैसे शो करेगा, बिकॉज ऑफ इनर्ट पैर इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट लगेगा। अंदर की जो इनर्ट पैर है जो कुछ काम नहीं करते लेकिन क्या करते हैं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को कूदा के दूसरे खाली ऑर्बिटल्स में भेज देती है, उसी वजह से क्या होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा। तो यहाँ पे मैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ लिख लेता हूँ, क्योंकि इसमें तो कोई नाइट्रोजन की तो कोई बात ही नहीं होगी, बताएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ FClBrI। तो फॉस्फोरस जो है वो बनाएगा PF5, PCl5 भी बनाएगा, PBr5 जैसे तैसे बनाएगा, और ये तो नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा अभी बताता हूँ मैं। उसके बाद आर्सेनिक F5 बनाएगा, आर्सेनिक Cl5 बनाएगा। ठीक है, इसके बाद ये नहीं बनाएगा। एंटीमनी भी वैसे ही SbF5 बनाएगा, आर्सेनिक Cl5 बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। और बिस्मथ सिर्फ यही बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ फंडा होगा यहाँ पे। क्यों, पहली रीजन कि Pi5 डजंट एग्जिस्ट। क्यों, P छोटा सा है, ये P, I की साइज बहुत बड़ी है, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, 3 Pi3 बना सकता है, बराबर। बिकॉज ऑफ साइज ऑफ आयोडीन इज वेरी बिग compared to phosphorus, it cannot form या can't form Pi5। ओके, ये नहीं बना सकता। अभी कहाँ से लगेगा, लगने के लिए साइज भी होनी चाहिए ना। ठीक है, अब ये दोनों की बात कर रहा हूँ, आर्सेनिक और एंटीमनी की। तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर डी ऑर्बिटल है, लेकिन इनर्ट पैर इफेक्ट जो है वो क्या है, बहुत ही कम है। क्यों कम है, आप जब देखोगे तो इसके अंदर इनर्ट पैर जो है सभी वो क्या है, डी और एफ है, डी और एफ है। तो एस और पी का तो इनर्ट पैर इसमें लग रहा है, लेकिन इसके अंदर नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये क्यों बनाए, ये ही दोनों क्यों बनाए, ये क्यों नहीं बनाए, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं AsF5, AsCl5 and antimony F5 and antimony Cl5. These compounds are formed because fluorine and chlorine have high electronegativity, so they can attract the
outer shell electrons of arsenic and antimony to expand their octet या ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो तो अच्छा रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + 5। अब अगर मैं आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि Nd, यहाँ पे Ns होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे D होगा, D। तो D इस पे क्या इलेक्ट्रॉन इफेक्ट लगाएगा, कुछ लगाएगा ही नहीं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे P होगा, पहले यहाँ पे P आएगा 3 इलेक्ट्रॉन वाले, और इसके बाद यहाँ पे Nd आएगा। तो यहाँ पे D क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाएगा, लगा ही नहीं सकता, 3s 3p और यहाँ पे 3d होगा शायद, ठीक है। तो ये 3d का जो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दो वो बहुत ही कम होगा। ये इनर्ट शेल है, ये चौथा शेल या ऐसा कुछ होगा, वो बाहर का होगा, चौथा या पांचवा जो भी होगा, इस पे लगाएगा ही नहीं, तो ये निकलेगा और यहाँ पे कैसे जाएगा, कब जाएगा, जब यहाँ पे कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा, जैसे कि फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 है, क्लोरीन जिसकी 3.5 है, तो ये इसको खींचेगा और यहाँ पे लेके आएगा, तब जाके इसकी 3, 4 और 5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन इस केस के अंदर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है कंपेयर टू दिस, इसीलिए इतनी कम है कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा नहीं सकता। इसकी आर्सेनिक की और एंटीमनी की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाने के लिए जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए उतनी इसकी और इसकी है नहीं, इसलिए ये बन नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है? बट ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Br and I, phosphorus can't expand its oxidation state, so PBr5 and Pi5 doesn't exist। ठीक है, ऐसा लिख लेना, या फिर हाईली स्टेबल लिख लो तो भी चलेगा, कुछ है नहीं, हाईली स्टेबल अनस्टेबल लिख लो तो भी चलेगा। समझ में आया ये? इसकी बात करो तो यहाँ पे इसका रीजन मैं लिख लेता हूँ, ओनली BiF5, only BiF5 exist because as you go टॉप टू बॉटम, जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये भाई जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तभी शो करेगा क्योंकि इसके पास जो भी इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो बहुत ही कम है, ठीक है, क्रीज। सो ऐसे जिनका ये हुआ वैसे ही इसका भी हो रहा है। सो इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि द इंक्रीज साइज ऑफ बिस्मथ नीड्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू expand its oxidation state to +5, so it can form only BiF5। अभी इसकी साइज भी बहुत ज़्यादा है, साइज जितनी ज़्यादा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा चाहिए उसको खींचने के लिए, इसीलिए ये यही बनता है, ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आ गया इतना? ओके, क्लियर, इसमें कोई भी किसी भी जात की दिक्कत? ओके, क्लियर। चलो अब बात करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा ये यहाँ पे ही लिख लेता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो रहा है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 और Nd में 1 कूद के जाएगा, इसीलिए क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 S 3P और 1 D, मतलब कि क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक S है P3 और D एक sp3
हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ में आ गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ E, तो 3 हेलोजन ऐसे कंबाइन होंगे, X, X और X, ठीक है, ऐसे 3 होंगे और एक ऊपर होगा एक X और एक नीचे होगा एक X, ठीक है, तो ये ऐसे कंबाइन होगा, वैसे ही ये भी कंबाइन होगा, ठीक है, समझ में आया? ये दोनों ऊपर नीचे दोनों पे पिरामिड है, तो यहां पे क्या होगा, शेप क्या होगा या जियोमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अभी यहां पे 2 एंगल होते हैं, ठीक है, यहां पे ये जो प्लान पे, एक ही प्लान के अंदर ये जो एंगल होगा ना, ये वो 120 डिग्री होगा, सभी का सेम ही होगा, तो ये प्लानर एंगल बोले जाएंगे। प्लानर एंगल्स कितने हैं, 3 है, तो वो कितने हैं, 120 डिग्री के। अब ये जो एंगल है ये x के है, तो इसे बोला जाएगा एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल्स कितने हैं, 2 है ऊपर नीचे, तो वो कितने हैं, 90 डिग्री के होंगे। कितने होंगे, 90 डिग्री के। क्लियर, समझ में आ गया इतना? ओके, इसमें कोई भी दिक्कत? चलो एक और चीज लास्ट जो मैं यहां पे बता देता हूं, EX5 इज लेस थर्मल स्टेबल देन EX3। सीधी सी बात है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करेंगे +5 से, इसीलिए क्या है, EX5 जो है वो थर्मली ज्यादा स्टेबल है EX3 से, मतलब कि पेंटा हेलाइड्स आर लेस स्टेबल देन ट्राई हेलाइड्स, ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना? तो नोट करो। अब यहां पे मेटल के साथ रिएक्शन की बात करूं तो G15 एलिमेंट्स reaction with metals to form compounds in which they have always +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब वो कंपाउंड बनाएंगे मेटल के साथ तो ऑलवेज उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, इसीलिए ये थोड़े कंपाउंड मैंने लिखे हुए हैं। ये है कैल्शियम नाइट्राइड, ये है कैल्शियम फोस्फाइड, डाइफोस्फाइड भी बोल सकते हो इसको, डाई नाइट्राइड भी बोल सकते हो। फिर सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है, ये है जिंक एंटीमोनाइड, और ये है मैग्नीशियम बिस्मथाइड। ओके, तो ये कुछ कंपाउंड्स थे रिएक्शन विथ मेटल के साथ, मतलब कि मेटल के साथ जब रिएक्ट करोगे तो ये कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो जो पूरा थोड़ी प्रॉपर्टी थी, हेलोजन वाली प्रॉपर्टी और मेटल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़त्म कर दी। एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, जिससे कि आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हों, ठीक है। अगले वीडियो में हम डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ते रहिए।